ज्वार भाटा। क्या है बेटा? ज्वार भाटा। कल की क्लास में कुछ नॉर्मली बातें पढ़ी हुई थी कि ज्वार भाटा क्या है? समुद्री जल का ऊर्ध्वाधर परिसंचरण है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के दो ही मूल कारण थे, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कोरियोलिस बल वगैरह भी इसी से लगेगा। तो आप लिख सकते हैं ज्वार भाटा समुद्री परिसंचरण का, समुद्री ऊर्ध्वाधर परिसंचरण है, परिसंचरण। महासागरीय जल की गति परिसंचरण दो प्रकार का है, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का उदाहरण तो क्या था? क्षैतिज परिसंचरण का उदाहरण था महासागरीय जलधाराएं, और ऊर्ध्वाधर परिसंचरण का उदाहरण क्या है? और वो है ज्वार भाटा। अब लिखेंगे ज्वार भाटे की उत्पत्ति का, ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मूल कारण, ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मूल कारण सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल व पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये बात समझ में आई? ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मूल कारण है सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और एक दूसरा क्या है बोलो? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कल हमने पढ़ा जब पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो समुद्री जल है वो अपनी वास्तविक सतह से थोड़ा ऊपर उठकर आगे की ओर गति करने लग जाता है, और उससे विपरीत दिशा में पृथ्वी अपना बल लगाती है, जिससे अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है वो कैसा ज्वार कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्वार है। और यही ज्वार कैसा है? उच्च ज्वार है। पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जिस ज्वार की उत्पत्ति होती है वो ज्वार कहलाता है प्रत्यक्ष ज्वार, और प्रत्यक्ष ज्वार ही क्या है? उच्च ज्वार है। जबकि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है वो कैसा ज्वार होगा बोलो? अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाता है। और अप्रत्यक्ष ज्वार कैसा ज्वार होगा? निम्न ज्वार होगा। ये भी थोड़ी सी नॉर्मली बात याद रख लेना। अब देखो, ज्वार उत्पन्न करने में सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है? वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है सूर्य का 5 के अनुपात में, चंद्रमा का 11 के अनुपात। तो लिखेंगे ज्वार उत्पन्न करने में, ज्वार उत्पन्न करने में सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 5:11 में लगता है। ये बात आपको एक रटनाई है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ज्वार उत्पन्न करने में सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है? वो है 5:11। 5 के अनुपात में किसका लगेगा? सूर्य का। और 11 के अनुपात में किसका लगेगा? चंद्रमा का। अब ज़्यादा अनुपात किसका लग रहा है ज्वार उत्पन्न करने में? चंद्रमा का। सूर्य का क्या लग रहा है? थोड़ा कम। जबकि इन दोनों की तुलना करें तो गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा में अधिक है या सूर्य में? सूर्य में अधिक है। फिर भी पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम लग रहा है, चंद्रमा का अधिक लग रहा है, जबकि सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अधिक है। ये है बेटा सूर्य, और ये यहाँ पर आप ले सकते हैं क्या?
पृथ्वी नहीं, ये यहाँ पर हम ले सकते हैं पृथ्वी। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत बीच की दूरी ये है 14.93 करोड़ किलोमीटर। 14.93 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद में पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी आप ले सकते हो 3,84,000, लगभग 3,80,000 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य, जबकि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य लगभग दूरी 14.93 15 करोड़ भी हम कह सकते हैं। अत्यधिक दूरी है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में। इसी कारण सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होते हुए भी पृथ्वी पर उसका बल कम लग पाता है। चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, इसी कारण चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की तुलना में कम होते हुए भी पृथ्वी पर अधिक लगता है। इसी कारण ज्वार उत्पन्न करने में पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का अधिक लगेगा या सूर्य का? चंद्रमा का अधिक लगा, और वो क्यों लगा? नज़दीक होने के कारण। ओके, इतनी बात। अब इसी में आगे देखते हैं तो समुद्री जल थोड़ा अपनी सतह से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार, और वही पानी कुछ समय बाद पीछे हटकर समुद्र में आ जाएगा, उसे क्या कहते हैं? भाटा। ये दोनों क्रिया लगभग कितने समय में पूरी होती है? लिखो, ज्वार भाटे का समय। ज्वार भाटे का समय, ज्वार भाटे का समय है वो है 12 घंटे 26 मिनट। अच्छे से आपको याद रखना है, ज्वार भाटे का समय बोलो कितना है? 12 घंटे 26 मिनट। ये ज्वार भाटे का समय है। ओके बेटा, देखो अगर ज़्यादा गहराई में जाएं तो इसे अर्धदैनिक ज्वार भी कहते हैं। दैनिक ज्वार होगा 24 घंटे 52 मिनट का, अर्धदैनिक ज्वार होगा 12 घंटे 26 मिनट का। लेकिन आपकी रेंज में दैनिक और अर्धदैनिक का विभाजन ज़्यादा इतना खास नहीं है। आप तो इतना याद रख लें कि ज्वार भाटे का समय क्या है? बोलो 12 घंटे 26 मिनट। अब ये दो क्रिया, समुद्री जल आगे बढ़ा वो ज्वार, पीछे हटा वो भाटा, दोनों क्रिया कुल कितने समय में संपन्न हो रही हैं? 12 घंटे 26 मिनट में। तो एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, ज्वार के कितने समय बाद भाटा आएगा या भाटा के कितने समय बाद ज्वार आएगा? तो इन दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा और भाटा के 6 घंटे 13 मिनट बाद ज्वार, अर्थात दोनों क्रिया संपन्न हो जाएंगी 12 घंटे 26 मिनट में। याद आपको ये रखना है, ज्वार भाटे का समय बताओ कितना है? तो वो है 12 घंटे 26 मिनट। अब देखो बेटा, एक दिन रात कितने समय का होता है? 24 घंटे का। तो एक दिन में सामान्यतः ज्वार भाटा कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। लिखो, एक दिन में 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। बताओ, एक दिन में ज्वार भाटा कितनी बार उत्पन्न होगा? 2 बार। ओके बेटा, एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा क्या होता है? उत्पन्न होता है। लेकिन पृथ्वी का एकमात्र स्थान जहां एक दिन में 4 बार ज्वार आता है, और वो स्थान बोलो क्या है? इंग्लैंड का साउथैम्पटन तट है, जहां एक ही दिन में कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार। नहीं सॉरी, 4 बार। 2 बार आ जाएगा उत्तरी सागर से होकर और 2 बार आ जाता है इंग्लिश चैनल से होकर। इंग्लैंड का साउथैम्पटन तट है समुद्री किनारा, उसके ऊपर आकर 2 सागर मिलते हैं। एक सागर है उत्तरी सागर, एक सागर का नाम दे सकते हैं इंग्लिश चैनल। तो 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर उस तट पर पहुंचा,
2 ही बार उत्तरी सागर से होकर पहुंचा, लेकिन उस मूल स्थान पर एक दिन में तो 4 बार आ गया। लिखो, पृथ्वी का एकमात्र स्थान, पृथ्वी का एकमात्र स्थान इंग्लैंड का, अरे इंग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है? ब्रिटेन। इंग्लैंड या ब्रिटेन का पृथ्वी का एकमात्र स्थान इंग्लैंड का साउथैम्पटन तट है। साउथैम्पटन तट है। कौन सा तट का नाम है? साउथैम्पटन तट है, जहां एक दिन में 4 बार, कितनी बार? 4 बार ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आता है या उत्पन्न होता है। 2 बार इंग्लिश चैनल से, 2 बार इंग्लिश चैनल से, तथा 2 बार उत्तरी सागर से होकर, उत्तरी सागर से होकर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, एक दिन में पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? 2 बार। अरे हर स्थान पर लगेगा ये गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ भी लगता है, लेकिन यहाँ स्थल है और स्थल में मिट्टी, ये चट्टान, ये पत्थर उठकर आगे नहीं बढ़ सकते। तरल जल है वो ऊपर उठकर आगे बढ़ सकता है, महसूस होगा ये जल की तरंगों में। लेकिन पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक दिन में कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार, क्योंकि ज्वार भाटे का सामान्य समय है 12 घंटे 26 मिनट। लेकिन विश्व का एकमात्र स्थान ब्रिटेन देश का साउथैम्पटन तट है, जहां एक ही दिन में कितनी बार ज्वार आता है? 4 बार। 2 बार किससे होकर आएगा? इंग्लिश चैनल से, और 2 बार किससे होकर आएगा? उत्तरी सागर से। ओके, इतनी बात। अब यहाँ एग्जाम लायक 2 क्वेश्चन और बनते हैं। ये जो इंग्लिश चैनल है ये कौन से महाद्वीप में है? अरे इंग्लिश चैनल कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच या सीमा बनाता है? इंग्लैंड प्लस फ्रांस। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के मध्य स्थित है या किन देशों की सीमा बनाता है। वो ब्रिटेन और फ्रांस की क्या करता है? सीमा निर्धारित करता है या उनके बीच में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी तैराकी प्रतियोगिता है इंग्लिश चैनल। अब भारत के संदर्भ में 2 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय, तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन। तो प्रथम भारतीय महिला कौन है? और प्रथम भारतीय महिला शाबाश कौन है? आरती शाह। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? मिहिर सेन। और इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। ओके, इतनी बात। अब देखो, ज्वार भाटा 2 प्रकार का है, एक है उच्च ज्वार, एक है निम्न ज्वार। अभी तक आपने ये पढ़ा कि उच्च ज्वार का कारण क्या बनता है? सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो उच्च ज्वार प्रत्यक्ष ज्वार है। निम्न ज्वार का कारण बनता है पृथ्वी का पीछे की तरफ खींचना, अपकेंद्रीय बल। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है, उच्च ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? लघु या निम्न ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? लिखो एक बार। प्रत्येक माह की, अरे किसी पर्सनल एक माह की नहीं, प्रत्येक माह की, 12 महीनों में प्रत्येक माह की अमावस्या, प्रत्येक माह की अमावस्या व पूर्णिमा को
उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं क्योंकि अब कारण पूछेगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया उच्च ज्वार की उत्पत्ति कब होती है, तो प्रत्येक माह की अमावस्या व पूर्णिमा को फिक्स है ये, उस दिन वहर्त ज्वार उत्पन्न होगा, उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अमावस्या व पूर्णिमा को उच्च ज्वार उत्पन्न क्यों होते हैं, रीजन पूछेगा, कारण पूछेगा। तो लिखो क्योंकि इस दिन, कौन से दिन रे, पूर्णिमा व अमावस्या को, इस दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिद्धि में होते हैं। तीनों एक सिद्धि में होते हैं। अरे पूर्णिमा व अमावस्या को ऐसी लोकेशन बनती है इस सौरमंडल में कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एकदम सीधी लाइन में 180 डिग्री के कोण पर होंगे। एक सीधी लाइन का मतलब 180 डिग्री का कोण हुआ कि नहीं। ऑप्शन ये भी हो सकता है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों 180 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक लगेगा और अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो उच्च ज्वार की उत्पत्ति हो जाएगी। ओके, इतनी बात। आगे लिखो प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की एक माह में कितने पक्ष होते हैं, 2। हमारे ईस्वी सन को छोड़कर अगर बात करें शक संवत की, भारत का राष्ट्रीय संवत ही कौन सा है स्वाति, शक संवत। बता के जा। तो भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, शक संवत है। शक संवत की शुरुआत किसने की, अरे कल ही तो शुरू हुआ है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कल ही तो थी और भारत का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। आर्य सभ्यता के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार ये ईस्वी सन तो ग्रिगोरियन यूनानियों का कैलेंडर है, हमारा थोड़ी ना। भारत का नव वर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को और कल थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रों में, समझते हो ना। यहाँ से नए साल की शुरुआत है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय संवत ही शक संवत है और शक संवत के आधार पर एक महीने में 30 दिन होते हैं। चैत्र माह प्रथम माह है, फाल्गुन अंतिम माह है, जैसे जनवरी फर्स्ट और दिसंबर लास्ट, ऐसे चैत्र और फाल्गुन है। अब हर महीने को 15-15 दिनों में 2 भागों में बांट दिया, 2 पखवाड़ों में बांट दिया। महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, समझ गए ना। कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या आती है और लास्ट के 15वें दिन पखवाड़ा, शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा चलता है। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन क्या आती है, पूर्णिमा। ओके, इतनी बात। तो एक माह में कितने पक्ष होंगे, 2, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की सप्तमी व अष्टमी को लघु ज्वार, निमन ज्वार, अरे निमन को लघु भी कह सकते हैं। निमन ज्वार की उत्पत्ति होती है। एक क्वेश्चन बन गया, लघु ज्वार, निमन ज्वार की उत्पत्ति कब होती है, दोनों पक्षों की हर माह में सप्तमी व अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। एक क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, इस दिन लघु ज्वार की उत्पत्ति क्यों होती है, कारण क्या बनता है। लिखो इस दिन, कौन से दिन, दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की भी सप्तमी और अष्टमी को, तो शुक्ल पक्ष की भी सप्तमी व अष्टमी को, क्योंकि इस दिन
सूर्य एवं चंद्रमा, इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर समकोण पर चमकते हैं। किस पर चमकते हैं? समकोण पर चमकते हैं, समकोण पर चमकते हैं। ये बात समझ में आई हर बच्चे को? अरे इस दिन दोनों पक्षों की सप्तमी व अष्टमी को सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो 90 डिग्री के कोण पर, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पर चमकते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, और कम लगेगा तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति होगी, लेकिन उच्च ज्वार की उत्पत्ति होगी जब दोनों पृथ्वी के केंद्र पर 180 डिग्री के कोण पर होंगे। अर्थात सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होंगे, 180 डिग्री के कोण पर होंगे तो उच्च ज्वार बनेगा, और ऐसी स्थिति महीने में 2 बार बनेगी, अमावस्या व पूर्णिमा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल कर आए। बताओ एक माह में निम्न ज्वार कितने उत्पन्न होते हैं? 4 होंगे। शुक्ल पक्ष की भी सप्तमी और अष्टमी को 2 दिन, फिर कृष्ण पक्ष की भी सप्तमी व अष्टमी को 2 दिन, तो एक माह में लघु ज्वार कितने हुए? 4। एक माह में उच्च ज्वार कितने हुए? 2, अमावस्या व पूर्णिमा। तो एक माह में निम्न ज्वार आएंगे 4। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि सप्तमी अष्टमी 2 दिन कृष्ण पक्ष के, और शुक्ल पक्ष के भी 2 दिन सप्तमी व अष्टमी। लेकिन उच्च ज्वार एक माह में 2 बार ही आएगा, एक बार अमावस्या को, एक बार पूर्णिमा। अब इनको देखें ऐसा होता क्यों है। ये है सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। अब सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार घेरे में परिक्रमा कौन करती है? पृथ्वी करती है। और पृथ्वी ऐसे एक दीर्घवृत्ताकार घेरे में सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? 365 दिन। क्योंकि किसी भी ग्रह पर वर्ष कब बनेगा? जब वो ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने समय में करेगा। ओके, इतनी बात। अब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अरे ग्रह वो है जो सूर्य की परिक्रमा करे, उपग्रह वो है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करे। और पृथ्वी नाम में ग्रह की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड ही क्या है? चंद्रमा। अब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल अर्थात परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? और चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की। वैसे तो 27 दिन 8 घंटे हैं, लेकिन लगभग 1 माह मानते हैं। इसी कारण तो एक महीने में 15-15 2 दिन, एक बार अमावस्या, एक बार पूर्णिमा, 30 दिन का महीना शक संवत पर होता है कि नहीं? ओके, इतनी बात। अब इस संपूर्ण परिक्रमण कक्ष में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और एक दिन चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय यहाँ पहुँचेगा। अब ये देखो 180 डिग्री का कोण हुआ कि नहीं? यहाँ पर इस पर स्थित है सूर्य, यहाँ स्थित है इस पर चंद्रमा, और यहाँ स्थित है इस पर पृथ्वी। तीनों एक सिद्ध में हुए, अर्थात 180 डिग्री कोण पर हुए कि नहीं? इस दिन ध्यान दो आप, तीनों एक सिद्ध में हुआ, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। अब चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक लगेगा, क्योंकि खींचने वाले ये दोनों एक साइड में एक साथ खींच रहे हैं, तो अधिक बल लगेगा, तो उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। तो उच्च ज्वार कब उत्पन्न होगा?
प्रत्येक माह की अमावस्या व पूर्णिमा को, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में 180 डिग्री कोण पर होते हैं। इस दिन हमें ये बता दो पूर्णिमा है या अमावस्या। इस चित्र को देखकर आप बताओ इस दिन सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण, वो भी तो तीनों एक सिद्ध में होने से होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या हो। इस दिन सूर्य ग्रहण है। अब देखो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और अमावस्या है ये कृष्ण पक्ष के 15वें दिन आते हैं। महीने की शुरुआत का पक्ष कृष्ण पक्ष। अब देखो बेटा ये अमावस्या 15 दिन बाद आई तो अब चंद्रमा और भी तो घूम रहा है, रुकेगा थोड़ी ना ये। अब कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, शुक्ल पक्ष। अब ये 15 दिन महीने के लास्ट के शुक्ल पक्ष में चलेंगे। अब शुक्ल पक्ष के यहाँ से यहाँ तक आने को चंद्रमा को 30 दिन लगते हैं, तो यहाँ ये आधी दूरी हुई, यहाँ तक चंद्रमा को पहुँचने में कितने दिन लगेंगे? 15। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष के 15वें दिन क्या आती है? पूर्णिमा आती है। और इस आधी दूरी को 15 दिन में तय कर लिया। अब चंद्रमा यहाँ से उठकर यहाँ चला गया। अगर इसको हम हटा दें तो अब चंद्रमा यहाँ है। अब भी तो तीनों एक सिद्ध में ही हैं, अब भी तो तीनों एक सिद्ध में हैं। और इस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन भी क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, क्योंकि तीनों एक सिद्ध में आ गए और उच्च ज्वार है। ओके, इतनी बात। इस दिन बेटा पूर्णिमा है तो क्या है? चंद्र ग्रहण है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचेगा नहीं। बीच में पृथ्वी ने रोक लिया, और जब तक सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा चंद्रमा चमकेगा नहीं, और चमकेगा नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, इतनी बात। अब देखो बेटा पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन क्या आएगी? अमावस्या। अब यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में कितने दिन लगे? ये अमावस्या की स्थिति आई चंद्रमा की 15 दिन लगे, तो ये आधी दूरी तय करने में यहाँ चंद्रमा पहुँचेगा कृष्ण पक्ष में, तो यहाँ पहुँचेगा तो एक दिन आधी दूरी में सप्तमी तिथि आ जाएगी, और उसी दिन अगले क्या आ जाएगी? अष्टमी तिथि। ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी में चंद्रमा लगभग आधी दूरी तो तय करेगा। अब आगे के 7-8 दिनों में और आधी दूरी तय कर लेगा, हाफ दूरी तय कर ली। अब यहाँ चंद्रमा चमक रहा है कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को। ये पृथ्वी का केंद्र है, बीच का भाग है। अगर यहाँ से चंद्रमा को देखें तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ कि नहीं, और इसी पृथ्वी के केंद्र से सूर्य को देखें तो ये भी 90 डिग्री के कोण पर हुआ कि नहीं। अब 90 डिग्री के कोण पर खड़े हैं पृथ्वी के केंद्र पर चंद्रमा एवं सूर्य। अब दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा विपरीत दिशा में लग रहा है, एक सिद्ध में नहीं लग रहा। और विपरीत दिशा में लगेगा तो क्या लगेगा? बल कम लगेगा, और कम लगेगा तो प्रत्येक माह की कृष्ण व शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को निम्न ज्वार उत्पन्न होगा। मान लो यहाँ से आगे बढ़ के यह अमावस्या आ गई 15 दिन में, फिर शुक्ल पक्ष में ये दूरी 15 दिन में तय करेगा, तो यहाँ आधी दूरी शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को होगी। फिर चंद्रमा यहाँ पहुँच गया शुक्ल पक्ष में पृथ्वी के केंद्र पर 90 डिग्री पर, और यहाँ से पृथ्वी चंद्रमा के संदर्भ में पृथ्वी के केंद्र से सूर्य देखें तो सूर्य 90 डिग्री के समकोण पर दिखा। अगर पृथ्वी के केंद्र के संदर्भ में सूर्य से चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा 90 डिग्री के कोण पर चमका। और इसी कारण हर माह की सप्तमी व अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण पर चमक रही है, दोनों विपरीत दिशा में उसको खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ज्वार निम्न उत्पन्न होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम लगे। ओके, इतनी बात। अब देखो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ का है? फंडी की खाड़ी का। और फंडी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में कनाडा देश के तट पर है। और भारत का सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट का है, जो गुजरात में अरब सागर के कच्छ की खाड़ी का तट है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी का, जो कनाडा में है, और भारत का सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट गुजरात का है, अरब सागर में। लिखो
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार ही कौन सा है? फंडी की खाड़ी का, फंडी की खाड़ी का। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ का है? फंडी की खाड़ी का। आगे लिखो अब, फंडी की खाड़ी, कनाडा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक का ही बच्चों दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। इस बात का मतलब ये है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ का है? फंडी की खाड़ी का। लेकिन फंडी की खाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? कनाडा देश के तट पर मिलेगी। अटलांटिक महासागर की खाड़ी है फंडी की खाड़ी। ओके, इतनी बात। आगे लिखो, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार, भारत देश का सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट गुजरात, ओखा तट गुजरात। और गुजरात के साथ कौन सा सागर लगता है? अरब सागर। बस, तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार गुजरात राज्य में आता है, अरब सागर में आता है, और कौन से तट पर आता है? ओखा तट पर। इसी के साथ आपकी रेंज के ज्वार बाटे का टॉपिक हुआ पूरा। अब विश्व प्रसिद्ध हम कुछ फसल उत्पादित देश पढ़ेंगे कि विश्व में प्रसिद्ध फसल उत्पादित देश कौन कौन से हैं। लिखो, फसल उत्पादित देश। विश्व में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन कहाँ होता है? फसल उत्पादित देश। और फसल उत्पादित देशों में यहाँ पर लिख सकते हो फसल, यहाँ पर लिख सकते हो देश। पहले हम किसी फसल का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसी देश का नाम, और उसके बाद उसी फसल के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है। आप एक साथ फसल उत्पादित दो टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में सर्वाधिक फसल उत्पादित राज्य और विश्व में सर्वाधिक फसल उत्पादित देश। सबसे पहले लिख लो चावल, क्योंकि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल ही कौन सी है? चावल। तो चावल के आगे आपको लिखना है चीन, चीन के आगे लिखना है भारत। इसका मतलब ये है चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। तो प्रथम स्थान किसका है? चीन का। अब भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादित राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। एक साथ दो क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक फसल उत्पादित देश और भारत में सर्वाधिक फसल उत्पादित राज्य। आपसे पूछा जाए चावल का सर्वाधिक उत्पादित देश कौन सा है तो बताओ चीन, और वो पूछे भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादित राज्य कौन सा है तो वेस्ट बंगाल। अब फटाफट लिख ले, समझ गए ना तुम लोग? वैसे तुम बहुत समझदार हो, ये हमारी छोटी सोच है जो तुम्हें ना समझ लेते, लेकिन तुम लोग बड़े समझदार हो, ये हमें पूरा विश्वास है। क्यों खुशबू? गेहूं के आगे लिखो चीन, भारत, यूपी। चीन, भारत, यूपी। उसके बाद में लिख लो मक्का, मक्का। मक्का में लिख लो अमेरिका, और उसके बाद में लिख लो महाराष्ट्र। सर्वाधिक मक्का उत्पादित देश अमेरिका और भारत का राज्य महाराष्ट्र। उसके बाद में आप लिख लो मूंगफली, मूंगफली। मूंगफली के आगे लिखो चीन,
चीन के बाद गेहूं और चावल की तरह लिखो भारत। मूंगफली उत्पादन में आज विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का यदि किसी फसल में दूसरा है तो ही लिखेंगे। आगे हम इसी में राज्य लिखेंगे, बोलो कौन सा? गुजरात। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात। उसके बाद में आप लिखो कपास। कपास, कपास में लिखेंगे सबसे पहले चीन और उसके बाद में लिखेंगे गुजरात। आज सर्वाधिक कपास उत्पादित राज्य गुजरात है। उसके बाद में मेरे बच्चों जो विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादित देश कौन सा है? रूस। और उसके बाद में भारत का राज्य बोलो कौन सा है? यूपी। गेहूँ वह जो एक सी फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, रबी फसल है, दोनों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यूपी। उसके बाद में आप लिख लो सोयाबीन। सोयाबीन। और विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित देश कौन सा होगा? अमेरिका। और भारत में सर्वाधिक बोलो सोयाबीन का उत्पादित राज्य एमपी, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद में आप लिख लो यहाँ पर मोटे अनाज। मोटे अनाज। और मोटे अनाजों में विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका का है और भारत में मोटे अनाजों में प्रथम स्थान बोलो किस देश, किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। उसके बाद में बेटा आ जाओ चाय पर। हाँ, तुम्हारा फेवरेट पेय पदार्थ और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। जबकि आज का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? चाय। सारा का मुंह पर पानी आएगा। नू ना करो, नू ना करो, नू ना करो। आगे लिखो चाय। चाय के आगे लिखो चीन। चीन के आगे लिखो भारत। भारत के आगे लिखो असम। समझ गए होंगे आज चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। चाय दूसरा करो अब। चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, प्रथम चीन का और भारत में सर्वाधिक किसका? असम का। उसके बाद में आ गया है कौवा। कौवे को ही क्या कहते हैं? कॉफी। आई कुछ शांति? कौवा या कॉफी। अब विश्व में सर्वाधिक कौवा कॉफी उत्पादित देश कौन सा होगा? ब्राजील। तो भारत में सर्वाधिक कौन होगा? कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कॉफी कौवा उत्पादित देश बोलो कौन सा है? कर्नाटक। उसके बाद में आप लिख लो गन्ना। गन्ना। गन्ना उत्पादन में बोलो प्रथम स्थान किस देश का है? ब्राजील का है बेटा। और भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित राज्य कौन सा होगा? यूपी। आगे लिखेंगे आप रबड़। अरे रबड़ भी एक फसल है और विश्व में सर्वाधिक रबड़ उत्पादित देश बोलो कौन सा है? थाईलैंड। और भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन? केरल। भारत में सर्वाधिक, अरे भारत में सर्वप्रथम रबड़ कृषि की शुरुआत केरल की पेरियार नदी क्षेत्र में हुई थी। पश्चिमी बंगाल कहाँ जा रहा है? वापिस आजा केरल। और उसके बाद में लिख लो क्या? नारियल। विश्व में सर्वाधिक बोलो नारियल उत्पादित देश? मलेशिया। कौन सा देश रे? मलेशिया। और भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादित राज्य, नहीं नारियल उत्पादित राज्य में क्या आ जाएगा? केरल। भारत में रबड़ व नारियल केरल, जबकि विश्व में रबड़ थाईलैंड, भारत और विश्व में नारियल मलेशिया। ये हमने विश्व के कुछ प्रसिद्ध फसल उत्पादित देश पढ़े। ओके, आज इतना ही है।